हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखते हुए एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। इसके पहले को वीडियो हम इसके 4 सेट को कर चुके हैं। आज हम इसके प्रैक्टिस सेट 5 को देखेंगे। यदि आपने इसके पहले को वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1759 में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डच। यानी जो बेदरा का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। कब? 1759 में हुआ था और इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजनीति छोड़ने वाले, पांडुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री अरविंद घोष। इन्होंने 1910 में जो है राजनीति से संन्यास ले लिया था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंसन ने जो है भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, कब किया था? ये भी ध्यान रखिए, 1785 में किया था। कब? 1785 में जो है भागवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद के निजाम ने। कब किया था? 1798 में किया था। आप तो ध्यान रखिए। उसके बाद मैसूर ने किया था 1799 में। उसके बाद तंजौर ने किया था 1799 में। अवध ने किया था कब? 1801 में अवध ने किया था। और जो सहायक संधि किसने लाई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। बात करें हम लॉर्ड वेलेस्ली की, तो इसका कार्यकाल कब से कब था? 1798 से लेकर 1805 तक यह भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टी.आर. होम्स ने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस का जो 1931 का अधिवेशन था उसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय प्रगति पर संकल्प लिया गया था। और जो 1931 का अधिवेशन था ये कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस का 32वां अधिवेशन। ये कब हुआ था? 1917 में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो यानी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? जो पहली महिला भारतीय महिला थी वो कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। और सरोजनी नायडू 1925 के कांग्रेस के अधिवेशन में जो है अध्यक्षता की थी। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कानपुर। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है और ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम दिया है, मिलान करना है। स्वदेश मित्रन, जी सुब्रमण्यम अय्यर सही है। अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष की पत्रिका है, ये भी सही है। और सुधारक, ये सुधारक जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पत्रिका नहीं है, ये किसकी है? गोपाल कृष्ण गोखले की। अगला है, वॉइस ऑफ इंडिया किसकी है? तो जवाहरलाल नेहरू की नहीं है। किसकी है ये? दादा भाई नौरोजी की है। किसकी? दादा भाई नौरोजी की। यानी इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में जो है अंतरराष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया था। कब? 7 से 30 दिसंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है कब आया था? 1904 में यह आया था। और किसके
काल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासन काल में आया था। और लॉर्ड कर्जन की बात करें तो ये भारत का वायसराय कब से कब था, तो 1899 से लेकर 1905 तक यह भारत का वायसराय था। और जो बंगाल विभाजन हुआ था वो इसी के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन जो है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन किया था। और जो द्वितीय आंग्लो अफगान युद्ध हुआ था वो इसी के काल में हुआ था। और लॉर्ड लिटन की बात करें तो कब से कब था, तो 1876 से लेकर 1880 तक जो है भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है, विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो है इसे अवैध घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कब हुआ था, 1919 में। रॉलेट एक्ट कब आया था, तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया था और इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया था। बात करें हम जालियांवाला बाग हत्याकांड की, तो यह कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साबरमती से। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी मार्च शुरू किया था। कब, कहां से, तो साबरमती आश्रम से शुरू किया था, साबरमती से दांडी तक। कब शुरू किया था, तो 12 मार्च 1930 से शुरू किया था और 5 अप्रैल तक चला था। ठीक है, दांडी मार्च चला था और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष ने यह नारा दिया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अब बात करें हम स्वदेशी आंदोलन की, तो यह कब हुआ था, तो यह 7 अगस्त 1906 को यह शुरू हुआ था। और क्यों हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आजाद रेडियो हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप सिंगापुर मत लगाइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। ठीक है, आप कुछ लोग जो है सिंगापुर लगाते हैं, क्यों, क्योंकि 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से जो है भाषण देते हुए जो महात्मा गांधी को यहीं से राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, राष्ट्रपिता कहा था, इसलिए लोग सिंगापुर लगा देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद अली और शौकत अली ने। और जब खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1919 में यह हुआ था। प्रश्न है, गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस, उन्होंने कहा था कांग्रेस स्वयं उसमें नई उभरती विचारधारा पर नैतिक दबाव डालकर रोकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह मेरी अहिंसा के विपरीत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1934। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान नरम पंथियों और गर्म पंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ था। यहाँ आंदोलन पूछा, ध्यान रखिए, तो किसके, तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1906 में हुआ था। और जो है नरम पंथियों और गर्म पंथियों का पहला विभाजन कब हुआ था, तो 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें जो है यह विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में बारदोली सत्याग्रह शुरू किया गया था। यह किसान आंदोलन था, कब शुरू किया गया था, 1928 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। मिलान कर लेते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, 1921 ईस्वी में की थी। लोथल की खोज किसने की थी, तो SR राव ने की थी। और कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो अमलानंद घोष ने की थी। और आलमगीरपुर की किसने की थी, YD शर्मा यानी यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और धौलावीरा की किसने की थी, तो RS विष्ट ने किया था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्यक वंश नाम था अजातशत्रु के वंश का नाम। ठीक है, और यह किस वंश का था, हर्यक वंश का था। इसने बिंबिसार की हत्या करके जो है राजा बना था। अगला प्रश्न है,
मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे। जो मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी क्या थे? तो जासूस कहलाते थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने करवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्णदत्त, या आपको स्कंदगुप्त भी ऑप्शन में मिलेगा, स्कंदगुप्त। ठीक है, गुप्त काल के दौरान जो है सुदर्शन झील की पुनर्निर्माण किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने करवाई थी। अगला प्रश्न है, महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस शासन का संरक्षण प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाए कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुश्रुत को। सुश्रुत को ही जो है शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो मनुस्मृति है वो सामाजिक व्यवस्था पर जो है से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना किसके द्वारा हुई थी? जो जैन ग्रंथ है परिशिष्ट परवान, उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो हेमचंद, इनका पूरा नाम हेमचंद सूरी है, इनके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह संबंध है, या जो अष्टांग संग्रह है किससे संबंधित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकित्सा से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने जो है इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। और ये कब से कब राजा था? तो 1211 से लेकर 1236 तक, या गुलाम वंश का शासक था, इसको भी आप ध्यान रखिए। इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला प्रश्न है, किस गुलाम वंश ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की? इसके पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांदार शाह ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, वियना में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया के वियना में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। देख लेते हैं, एक तरफ राष्ट्रीय पशु या पक्षी दिया है, तो जापान का क्या है? आइबिस। कनाडा का क्या है? तो कनाडा का है पक्षी है गंजा ईगल। भारत का पशु क्या है? बाघ। और ऑस्ट्रेलिया क्या है? कंगारू। अगला प्रश्न है, रूस एवं फिनलैंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? यह भी पिछले प्रैक्टिस सेट में था, तो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैन रहीम रेखा जो कहा जाता है रूस एवं फिनलैंड के बीच की रेखा को। अगर हम बात करते हैं हिंडनबर्ग रेखा की, तो ये कहाँ पे है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और मैगी नॉट रेखा किसके बीच में है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिए। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1960 ईस्वी में की गई थी। और इसके कुछ वर्षों बाद 1969 में जो है इसरो की स्थापना इसी के तहत की गई थी। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृद्धि और प्रजनन। जो वृद्धि होता है जंतुओं में होता है, पादपों में भी होता है, और प्रजनन भी जंतुओं और पादपों में भी होता है। अगला प्रश्न है, पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थपूर्ण सामग्री से पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए। अगला प्रश्न है, परिपक्व विद्यार्थी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अक्टूबर से दिसंबर। और जो मधुमक्खी पालन है इसे क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिछले भी उसमें आ चुका है ये, किस कहाँ हुआ था? तो इंदौर में हुआ था 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और अब की बार मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के जो है राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे। और विशेष अतिथि कौन थे? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। अगला प्रश्न है, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? जो चालू वर्ष 2023 है वो किस रूप में मनाया जा रहा है? तो आप सभी को पता होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटे अनाजों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष। ध्यान रखिए, तो इसे जो है बजट में मोटे अनाज को क्या कहा गया है? बजट में मोटे अनाज को श्री अन्न नाम दिया गया। ध्यान रखिए आप इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस हिपकिंस को जो है न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। अगला प्रश्न है, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविड एलन चिपरफील्ड। यह वास्तुकला में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? देख लेते हैं। त्रिशूरपुरम उत्सव तमिलनाडु में नहीं या केरल में मनाया जाता है। खर्चू उत्सव या मणिपुर में नहीं, यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। तुरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब परशुराम कुंड महोत्सव ये छत्तीसगढ़ नहीं, ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक इसका लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवाशीष पांडा जो है इसके अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और जो शैलेश पाठक है ये फिक्की के अध्यक्ष हैं। और हिमांशु पाठक जो है ये कृषि अनुसंधान के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरेबेलम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। परिसंचरण तंत्र का अंग कौन सा नहीं है? तो यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। यह किसका है? तो यह पाचन तंत्र का अंग है। अगला प्रश्न है, सरसों किस कुल का पौधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रूसीफेरी। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरसों जो है क्रूसीफेरी, और इस क्रूसीफेरी में मूली सलजम भी आते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? तो पुरुषों में पूछा है, तो पुरुषों में कौन सा होता है? तो XY होता है। बात करें महिलाओं की तो उसमें क्या होता है? XX होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉलेन काइमा के कारण पौधों में लचीलापन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल जो है कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में श्वसन तंत्र का हिस्सा है। श्वसन तंत्र का हिस्सा कौन सा है? वायु कोष्ठ का सही है। श्वास नली ये भी सही है। कंठ नली ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन इस घटना को व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समय सापेक्ष है और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कमानी दार तुला। और एमीटर से क्या नापते हैं? विद्युत धारा। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायु दाब। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये पिछले प्रैक्टिस में भी सेट में भी आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके जो है चारों प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है। अगला प्रश्न है, एल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने एल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आवृत्त और तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवृत्त और तरंग दैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगला प्रश्न है, एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च होती है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से सबसे भारी धातु कौन सा? ध्यान रखिए, सबसे इनमें से पूछा सबसे भारी कौन है? तो प्लेटिनम सबसे भारी है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकारक निम्न में कौन होते हैं? तो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवयव जो है ऋणात्मक प्रदान नहीं करता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन का प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन बम बनाने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु है? ध्यान रखिए, उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना था इसमें, लेकिन पूछा है पृथ्वी का सबसे भारी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मियम जो है, ऑस्मियम जो है पृथ्वी का सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो, दूध में जो होता है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए केरोसिन में जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। साथ ही ध्यान रखिए, साथ ही इसमें दिल्ली को भी शामिल किया गया था। ठीक है, दिल्ली को भी शामिल किया गया था। और ये कब हुआ था? तो 1992 में यह संविधान संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ध्यान रखिए, मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके आधारभूत संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। जो तीनों सूचियां हैं किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। अगर बात करते हैं लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पे लोकसभा की 40 सीटें और इसमें से 6 जो है आरक्षित है। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की 16 सीटें यहाँ पे हैं। अगला प्रश्न है, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्व के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया था, जिसे बाद में मूल अधिकार बना दिया गया? ध्यान रखिए, ये पहले नीति निर्देशक तत्व में था और बाद में इसे मूल अधिकार बना दिया गया। तो किस में था ये पहले? तो ये आर्टिकल 45 में था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मूल अधिकार बना दिया गया तो किस आर्टिकल में शामिल किया गया इसे? तो 21A में इसे शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968 में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब चुना गया था?
तो 11 दिसंबर 1946 को इन्हें अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। और 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी तो उसमें किसे चुना गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई सदस्य थे, और अस्थाई किसे चुना, अध्यक्ष थे। और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन के तहत। और यह कब हुआ था, 1978 में हुआ था। और अब किस में शामिल हो गया है, तो ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 300A में शामिल है। पहले किस मौलिक अधिकार में था, तो 31वें आर्टिकल 31 में था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राज्य प्रमुख के पद का नाम बदलकर राज्यपाल या गवर्नर कर दिया गया? पहले राज्यपाल को क्या कहा जाता था, तो राज प्रमुख कहा जाता था। इसे कब बदला गया, 1956 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक के संदर्भ में होती है। ध्यान रखिए, संविधान संशोधन विधेयक में नहीं होती है, वित्त विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, और जो साधारण बैठक है इसमें बुलाया जा सकता है। और किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जा सकता है। और किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसकी अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 में जो है सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। किसके लिए, केंद्र और राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए। अगला प्रश्न है, 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाली भाषा को जोड़ी गई है थी 8वीं अनुसूची में। कब, 2003 में। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। ध्यान रखिए, इसके साथ साथ 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी। कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी और मैथिली, और चौथी भाषा थी संथाली। टोटल कितनी भाषा जोड़ी गई थी, तो 4 भाषाएं इसके तहत जोड़ी गई थी। और वर्तमान में अब कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। कहाँ पे है, तो यह उड़ीसा राज्य में है। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पे थी, तो महालनोबिस मॉडल पे यह थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान तो क्या हो रहा है, तो घट रहा है। तो यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीडीपी में कृषि का अनुपात घट रहा है और सेवा क्षेत्र का अनुपात बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.5%। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में किसके द्वारा पेश किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके द्वारा किया गया था? R.K. सन्मुख चेट्टी द्वारा यह पेश किया गया था पहला केंद्रीय बजट। और ये पहले वित्त मंत्री भी थे। ध्यान रखिए, कब इन्होंने बजट पेश किया था, तो 1947 में पेश किया था ये। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहां पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में 1840 में हुई थी। ध्यान रखिए, कहां पे, 1840 में बिहार में। अगला प्रश्न है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और यह किसके लिए फेमस है, तो कस्तूरी हिरण के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलाज खंड। ठीक है, मलाज खंड लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंच नद में सम्मिलित नहीं है? जो 5 नदियां हैं उसमें कौन शामिल नहीं है, तो सिंधु शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है? झेलम, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, इसमें टोटल 5 नदियां शामिल हैं, सिंधु इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। जब प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है, उस समय जो है आसमान स्वच्छ रहता है। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहां स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT खड़गपुर में परम शक्ति जो सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया था। अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर परम की, तो परम कहां पे स्थापित किया गया था, तो IIT गुवाहाटी में। और IIT
रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर? तो गंगा, ठीक है, परम गंगा। और गांधीनगर में तो अनंत, ठीक है, परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ पे? गांधीनगर में। अगला प्रश्न है, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंबा सिंचाई परियोजना केरल में है। अगला प्रश्न है, कराकुम रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? तो कराकुम रेगिस्तान जो है यह तुर्कमेनिस्तान में है। अगर बात करें दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा। अब भारत में कौन सा है? तो थार। अगला प्रश्न है, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो म्यांमार के साथ कितने भारतीय सीमा लगती है? तो 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। किसकी किसकी? अरुणाचल प्रदेश की लगती है, मिजोरम की लगती है, नागालैंड की लगती है और मणिपुर की लगती है। और सबसे ज्यादा किसकी लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? तो यह हिमाद्री के भाग है, नंदा देवी पर्वत। अगला प्रश्न है, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो ढक्कन पास है, ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जो है जोड़ती है। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।